सभी को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। और हम आज की क्लास शुरू करेंगे जो कि है डायबिटीज के ऊपर। तो डायबिटीज को समझने से पहले ये बीमारी क्या है, कैसे काम करती है, शरीर में इसका क्या असर रहता है, उसके पहले हम पैनक्रियाज को समझने की कोशिश करेंगे कि पैनक्रियाज क्या होता है, कैसे काम करता है, इस तरीके से। तो पैनक्रियास जो है एक ऐसी ग्रंथि है या ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन करती है, यानी दोनों तरह के केमिकल निकालती है। एक है कि भाई जो है हार्मोन भी निकालती है और दूसरा जो है एंजाइम भी निकालती है। तो अभी हम सबसे पहले पैनक्रियास को समझने की कोशिश करते हैं। पैनक्रियास में तीन पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। पैनक्रियास का हेड है, पैनक्रियास की बॉडी है और पैनक्रियास की टेल है। ठीक है, ये तीन पार्ट में हम उसको बांटते हैं। जैसा कि आपको आपको मेरा कर्सर दिखेगा, ये जो भाग है ये हेड कहलाएगा, ये जो बीच का भाग है ये बॉडी कहलाती है, और ये जो है ये मिडिल पार्ट कह सकते हैं इसको आप, और जो लास्ट भाग है ये टेल कहलाता है। अलग अलग भागों में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो इस भाग में यहाँ पर पाई जाती हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है उनको। तो उन सेल के अंदर इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डायबिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैनक्रियास जो है डक्ट के माध्यम से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से जुड़ा होता है, जिसे डिओडिनम बोला जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज एक 7 इंच लंबी एक ग्लैंड है। इसके अंदर का भाग बनावट में लार ग्रंथियों से मिलता जुलता है। यह पेट के पीछे पीठ के वर्टेब्रा के बहुत नजदीक में स्थित है और यह डियोडिनम से स्प्लीन तक फैली हुई है। एक तरफ ये डियोडिनम से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्प्लीन तक भी जाती है, स्प्लीन के इस भाग तक यहाँ पर टच करती है। बनावट के अनुसार जैसा कि मैंने बताया था कि पैनक्रियास को तीन भागों में बांट सकते हैं। हेड ऑफ पैनक्रियास, यह सबसे चौड़ा भाग होता है जो पेट के दाहिनी ओर के डियोडिनम के मोड़ की यानी अर्ध सर्कल के बीचों बीच स्थित होता है। इसी के बीच से पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, जिसके द्वारा पैनक्रियास के जो भी सीक्रेशन है वह डियोडिनम के अंदर पहुंचते हैं। तो ये हो गया हेड ऑफ पैनक्रियास। इसमें क्या होता है कि यह जो भाग है ये डियोडिनम में आके ये भाग जुड़ता है, और जो भी पैनक्रियाटिक डक्ट जो भी है, डक्ट मतलब एक पाइप, एक रास्ता जिससे कि ग्लैंड्स अपना केमिकल छोड़ती हैं और उस डक्ट के माध्यम से वो जो है डियोडिनम के अंदर पहुंचता है। ये हेड है। दूसरा है बॉडी ऑफ पैनक्रियास। यह प्रधान भाग है जो पेट के पीछे और फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा के आगे स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा के आगे स्थित है। तीसरा है टेल ऑफ पैनक्रियास। तो यह बाईं साइड में एक नैरो यानी संकीर्ण भाग है जो स्प्लीन को टच करता है, और यह जो है एंडोक्राइन भाग है, और यह अपना हार्मोन्स सीधा रक्त में छोड़ता है। एंडोक्राइन केमिकल जो भी बनेंगे, जो भी हार्मोन्स बनेंगे वो सीधा रक्त में जाएंगे, और एक्सोक्राइन जो एंजाइम है वो डक्ट के माध्यम से कहाँ आएंगे? डियोडिनम में आएंगे। दो अलग अलग चीजें होंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी एंजाइम बनाएंगी वो आएगा डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी
अपना हार्मोन्स बनाएंगी, वो आएगा सीधा ब्लड में जाएगा वो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेनक्रियास के सिक्रेशन क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पेनक्रियाज में दो प्रकार के सेल होते हैं जिनसे अलग अलग स्राव निकलते हैं। ये हैं एसिनी सेल्स तथा उनके बाहर की नलिकाओं की डक्टल सेल्स। हर रोज पेनक्रियाज 1200 ml तक डियोडिनम में जो भी उसका सिक्रेशन है या पेनक्रियाटिक जूस है, उसको जो है डियोडिनम में खाली करता है। कितना? 1200 ml तक। इसे पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। पेनक्रियाज के अंदर की डक्टल सेल भारी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? जो पेट से आई हुई काइम है, काइम किसे बोलते हैं? जो पेट में जब खाना पहुंचता है, खाना पहुंचने के बाद वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। वही जब एसिडिक नेचर का जो फूड जब आगे आएगा तो उसको काइम कहते हैं। तो काइम की एसिड को शांत करना ताकि डियोडिनम को उस घोर एसिड से नुकसान ना हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर जो है डियोडिनम में छोटी इंटेस्टाइन के पहले भाग में जो है एशियल एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे कि जो इंटेस्टाइन का पहला भाग है, क्योंकि वहां का नेचर एल्कलाइन होना जरूरी है, तो अगर वो एल्कलाइन नहीं रहेगा तो वहां पे डियोडिनल अल्सर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है पेट से आई हुई काइम की एसिड को शांत करना तथा डियोडिनम को उस घोर एसिड से नुकसान ना हो उससे बचाना। एसिड शांत होने पर ही पेनक्रियाज की पाचक एंजाइम अपना कार्य कर सकते। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिन्हें एसिनी सेल कहा जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना। अब ये अलग अलग प्रकार के स्राव हैं जिनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरा हमने देखा पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट्स एंड लिपिड को पचाता है। और तीसरा हमने देखा ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो ऊपर के जो अभी हमने तीन तरह के एंजाइम की बात की, तो ये जो स्राव हैं इनको निकलने के कार्य को पेनक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। चाहे ये दोनों प्रकार के स्राव या सिक्रेशन एक ही नलिका द्वारा निकलती हैं जिसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट, उसी समय गॉल ब्लैडर से जरूरत के अनुसार कॉमन बाइल डक्ट नामक नलिका द्वारा बाइल भी निकलता है जो पेनक्रियास के लाइपेज को फैट्स को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये है कॉमन बाइल डक्ट, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ कर्सर, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी रहती है। और पेनक्रियाटिक डक्ट जो है यानी कि बाइल भी इसी डक्ट से जाएगा और पेनक्रियाटिक सिक्रेशन भी जो है इसी डक्ट से जाएगा। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर की ये जो डक्ट है वो यहाँ आके ये मिल जाती है, तो इससे ये भी डिओडिनम में अपना बाइल छोड़ेगा और पेनक्रियास की जो डक्ट है वो भी यहाँ पर डिओडिनम में अपना सिक्रेशन या पेनक्रियाटिक जूस को छोड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियास के स्राव तथा गॉल ब्लैडर के स्राव में एक साथ जहां मिलती है वहां नलिका कुछ चौड़ी होती है और उस भाग को एम्पुला ऑफ बैटर कहा जाता है। कौन सा भाग? ये जो भाग है यहाँ पर आप देखें, ये जो भाग है पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये जो भाग है ये एम्पुला ऑफ बैटर कहलाता है। ये यहाँ थोड़ा चौड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो नलिकाएं मिल रही हैं। इस एम्पुला ऑफ बैटर से होकर ये दोनों स्राव जो है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी द्वारा छोटी आंत के डियोडिनम में पहुंचते हैं। पेनक्रियाज के एंजाइम के मुख्य कार्य विस्तृत रूप से इस प्रकार है। अब हम धीरे धीरे हर एक चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो पेनक्रियाज का जो अमाइलेज है, यह लार द्वारा पचाए गए कार्बोहाइड्रेट के बड़े टुकड़ों को अत्यंत छोटे छोटे कणों में पचाकर उन्हें ग्लूकोज नामक रूप में बदल देता है। तो एक हमारी लार में भी अमाइलेज पाया जाता है, जो कि मुंह के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और उसको चबाइए। अब चबाते जाइए, चबाते जाइए, चबाते जाइए, धीरे-धीरे वो आपको मीठा लगने लगेगा। तो क्या हुआ वहाँ पर, जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवा के अंदर मौजूद अमाइलेज है, उसके कारण जो है ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटने लगता है और धीरे-धीरे वो जो है आपको मीठा स्वाद आने लगता है, जो कि ग्लूकोज का होता है। ठीक है? तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू कर देता है। तो जो दूसरा अमाइलेज कहाँ पर है, वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या है, यह लार द्वारा पचाए गए कार्बोहाइड्रेट के बड़े टुकड़ों को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में पचाकर उन्हें ग्लूकोज नामक रूप में बदल देता है। जब आपका कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वह ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, यानी अगर लार ठीक से ना निकले तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का सारा बोझ पैनक्रियाज के ऊपर आएगा। स्वाभाविक है, अगर आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन बराबर होता है तो बचा खुचा जो पाचन है वो पैनक्रियाज का अमाइलेज करेगा। लेकिन अगर आपके मुंह में प्रॉपर लार नहीं बन रही है, सलाइवरी अमाइलेज नहीं निकल रहा है, तो सारा जो बोझ है पैनक्रियाटिक अमाइलेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में। यह फैट्स के उन कणों को जो कि बाइल ने चिपकने से रोक रखा है। यहाँ बाइल का क्या काम होता है, जो फैट्स के छोटे छोटे कण हैं उनको दूर दूर करने का काम होता है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ये फैट्स के उन कणों को जो कि बाइल ने चिपकने से रोक रखा है, उन्हें तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नामक छोटे छोटे कणों में बदल देता है। अगर बाइल ठीक से ना निकले तो पैनक्रियाज का लाइपेज काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फैट्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो अलग करने का काम है वो जो है बाइल करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को फिर जो फैट्स पचेंगे नहीं और उन्हें तली चीज खाने से परेशानी होगी, खट्टी डकार आएगी, एसिडिटी होगी, इस तरीके से। तो फैट को पचाने के लिए बाइल जूस का गॉल ब्लैडर से निकलना जरूरी है और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है फिर उस फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिन्हें हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा हमने देखा पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब हम देखेंगे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीन पचाने वाली एंजाइम हैं। ये मिलकर पेप्सिन द्वारा पचाए गए प्रोटीन के बड़े टुकड़ों को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में पचाकर उन्हें अमीनो एसिड नामक रूप में बदल देंगे। तो जैसे जैसे खाना पचता जाएगा वैसे वह जेजुनम में आगे बढ़ता जाएगा और फिर पाइलोरस खुलेगा और नया काइम ड्यूडिनम में आता जाएगा। पचाया हुआ भोजन जब इलियम में पहुंचेगा, इलियम क्या है, आंतड़ी का एक हिस्सा है जहां पर अवशोषण होता है। तो पचाया हुआ भोजन जब इलियम में पहुंचेगा तो उन सभी चीजों को इलियम की बिलाई, बिलाई क्या है, जो कि एब्जॉर्ब करने की काम करने वाली छोटी छोटी रचनाएं होती है, तो बिलाई के द्वारा सोख लिया जाएगा एवं पोर्टल वेन द्वारा लीवर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के ऊपर वेगस नर्व का क्या नियंत्रण है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब खाना मुंह में जाता है तब वेगस नर्व यानी कि 10वीं क्रेनियल नर्व स्टिमुलेट होती है, यानी कि उकसाई जाती है, जो पैनक्रियास को एंजाइम बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये एंजाइम तभी भारी मात्रा में निकलेंगे जब सीसीके हार्मोन से संदेश मिलेगा। ठीक है, तो वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व का कंट्रोल पैनक्रियास के ऊपर भी है।
पैनक्रियास को वेगस नर्व के माध्यम से हम उकसा सकते हैं और इसके लिए हम क्या देते हैं, 10 मेडुला ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो 10 मेडुला जो है पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है, पर इसके साथ साथ जो है सीसी के हार्मोन भी निकलना चाहिए, तभी जो है एंजाइम निकलते हैं। पैनक्रियास के हार्मोन्स अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, जो कि अलग अलग चीजों को पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन सॉरी प्रोटीन्स। अब हम देखेंगे कि पैनक्रियास के हार्मोन्स क्या है। पैनक्रियाज ही एक ऐसी ग्रंथि है जिसके एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं, यानी कि ये हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। यानी कुछ स्राव इसके डक्ट के थ्रू निकलते हैं और कुछ जो है सीधे रक्त में मिल जाते हैं। जो सीधे रक्त में मिल जाते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। पैनक्रियाज की बाहरी परत में आइसलैंड ऑफ लेगरहेंस नामक सेल्स हैं, जो करोड़ों की मात्रा में बिखरी होती हैं। इनमें 3 प्रमुख टाइप्स की सेल्स हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, जो मुख्यतः 3 किस्म के हार्मोन बनाती हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। इसे पैनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है, बीटा सेल जो है इंसुलिन बनाती है और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन बनाती है। हम पिक्चर में देखेंगे। ये देखिए पैनक्रियाज के, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के अंदर कई तरह की सेल हैं, जहां हमने देखा कुछ डक्टल सेल थी, कुछ एसिनी सेल थी, जिनका काम था कि एक्सोक्राइन फंक्शन करना, जो कि एंजाइम बनाती है। अब कुछ सेल और हैं जिनका काम होता है, ये बिखरी हुई हैं, अलग अलग एरिया में बिखरी रहती हैं। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये 3 तरह की सेल है जो कि अपना एंडोक्राइन फंक्शन करती है। यहाँ पर ये पैनक्रियाज आप देख रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर है, वहां का एक हिस्से की पिक्चर हमने यहाँ पर बड़े साइज में ली। अब उस बड़े हिस्से में देखिए क्या क्या सेल होती है। तो देखिए एसिनर सेल और डक्टल सेल जो है इस तरीके से मौजूद होती हैं। ये अपना जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम को यहाँ बनाएंगी और डक्ट के माध्यम से ये कहाँ चला जाएगा, डिओडिनम। इसी तरह से जो एंडोक्राइन सेल है वो इस तरीके से होंगी, जिनमें कुछ अल्फा सेल होंगी, कुछ बीटा सेल होंगी और कुछ डेल्टा सेल होंगी। अब ये तीनों सेलों का भी अपना काम, और ये डायरेक्ट कहाँ है, ये कैपिलरी से जुड़ी हुई है ना। ये जो ब्लड कैपिलरी से जुड़ी, तो ये अपना जो भी हार्मोन से सीधा ब्लड में डाल देंगे। ठीक है, बीटा सेल क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। डेल्टा सेल क्या बनाती है, सोमेटोस्टेटिन बनाती है। और अल्फा सेल क्या बनाती है, ग्लूकागोन बनाती है, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर रक्त में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन रखता है। शरीर को काम करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितना ग्लूकोज चाहिए, ये उसको मेंटेन करता है। और इंसुलिन क्या करता है, उस ब्लड के शुगर को सेल के अंदर पहुंचाने तक का काम करता है। तो दोनों मिलके शरीर के अंदर रक्त में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक जो है रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, दूसरा उसको कम करता है यानी मेंटेन करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर रक्त में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। अगर शरीर में इंसुलिन ठीक से ना बने या ठीक से काम ना करे तो रक्त में ग्लूकोज रहने के बावजूद सेल उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ग्लूकोज ना मिलने पर वे ठीक से काम नहीं कर सकते, लेकिन रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज की बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं क्या, इंसुलिन। आप इन डॉट को समझिए, ये हो गया इंसुलिन और ये हो गया नॉर्मल ग्लूकोज जो कि ब्लड में घूम रहा है, और ये हो गई सेल, ये हो गई सेल।
तो मसल सेल क्या करेंगे, ये ग्लूकोज क्या करेगा, इसको बाइंड कर, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को बाइंड करके मसल सेल के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, ये इसका यूज कर लेंगे और एनर्जी मिल जाएगी। अब डायबिटीज में क्या होगा, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर इंसुलिन की कमी हो जाती है, कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे मात्रा में इंसुलिन मौजूद है, ये ब्लड ग्लूकोज है, और ये इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होने से ये मसल सेल के अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि ये बाहर ही रह रहा है। ठीक है, और ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, इंसुलिन बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से जो है तो रक्त में ही ग्लूकोज पड़ा रहता है। और टाइप 1 डायबिटीज में क्या है कि बीटा सेल डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि बीटा सेल जो है इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, यानी कि वो बना ही नहीं रही, तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, रक्त में बढ़ जाएगा। जब इंसुलिन ही नहीं है तो रक्त में ही पड़ा रहेगा, और रक्त में पड़ा रहेगा तो सेल जो है उसका उपयोग, मसल सेल जो है उसके अंदर वो जाएगा नहीं, तो एनर्जी महसूस होगी ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में हमने देखा कि शरीर में इंसुलिन तो थोड़ी बहुत मात्रा में बनता है, इसलिए ऐसे पेशेंटों को क्या है, दवाइयाँ शुरू कर देते हैं जिससे कि वो पैनक्रियाज अपना इंसुलिन रिलीज करता रहता है, और मसल सेल के अंदर जाने से आदमी को एनर्जी बनी रहती है। और जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें कि बीटा सेल काम ही नहीं कर रही हैं, तो ऐसे मामलों में क्या है, पूरा शुगर जो है ब्लड में पड़ा रहेगा, और ऐसे व्यक्ति के मसल जो है एकदम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि मसल्स के अंदर जो है, सेल्स के अंदर जो है वो प्रॉपर ग्लूकोज जाएगा नहीं। तो इस वजह से जो है ऐसे पेशेंट काफी ज्यादा परेशान होंगे, थकावट रहेगी सारी, है ना, वो प्यास गड़बड़ हो जाती है। वो हम डायबिटीज के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से इंसुलिन अपना काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के कार्य के बारे में समझने के लिए सबसे पहले शरीर के अंदर कार्य कैसे चलते हैं यह समझें। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है कि शरीर में 10⁻32 यानी 10 करोड़ 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 सेल्स हैं, ये पूरे शरीर की है, और शरीर का हर काम इन सेल्स के द्वारा ही होता है। हर सेल को कार्य करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए, तो हर सेल को अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा बनाने की क्षमता है। इस ऊर्जा बनाने के लिए जो फ्यूल यानी कि ईंधन चाहिए वह क्या है, ग्लूकोज है। ध्यान दीजिए इस चीज को, शरीर को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जो कि हमें कहाँ मिलता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद प्राप्त होता है। आप जो रोटी, चावल, ब्रेड ये सब खाते हैं ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जब इसको पचाया जाता है तो ये किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के अंदर होता है, एक फर्नेस या भट्टी जैसा काम करती है, जो कि ग्लूकोज को जलाकर सेल के कार्यों के लिए एनर्जी पैदा करती है। तो आपने देखा होगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाता है, तोड़ने पे जो है एटीपी के रूप में एनर्जी निकलती है। ठीक है, वो एनर्जी जो है सेल अपने कार्य के लिए उपयोग करती है, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो हर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया एक भट्टी के जैसा काम करते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज को जलाकर सेल के कार्यों के लिए एनर्जी पैदा करती है। लेकिन हर सेल को ग्लूकोज तभी मिलेगा अगर रक्त में इंसुलिन हो। तो इंसुलिन जो है उसके ही कारण जो है सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, अगर इंसुलिन नहीं है तो वो ब्लड में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है उसको हम देखते हैं। तो इंसुलिन को हम सेल को खोलने की चाबी है ऐसा समझ सकते हैं, कि अगर इंसुलिन है तो ही ग्लूकोज अंदर जाएगा, अगर इंसुलिन नहीं है तो वो ताला खुलेगा नहीं, सेल के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है,
तो जब रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो इंसुलिन अपने आप निकलता है। वह सेल मेम्ब्रेन पर प्रभाव डालता है जिससे ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में सेल के अंदर घुस सके। ग्लूकोज सही तरह जलकर एनर्जी के लिए उपयोग में आए, इसकी देखभाल भी इंसुलिन ही करता है। इस तरह इंसुलिन मुख्यतः रक्त में शुगर की मात्रा को मेंटेन करता है, यानी बनाए रखता है। एक मिनट, आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे तो क्या है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एक अलग सब्जेक्ट होगा जिसमें काफी सारी चीजें डिटेल में है। ये आपके समझने के लिए इसमें दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर कब जाएगा? पहला है कि इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर जब प्रवेश करेगा तो ये रिसेप्टर्स ओपन करेगा, और ये जो है, जब ये अंदर जाएगा तब ही ये ओपन होगा। यानी कि इंसुलिन जब यहाँ पर मौजूद होगा तब ही ये रिसेप्टर ओपन होगा और ये ग्लूकोज अंदर जाएगा। ठीक है। तो पहली प्रोसेस में आप यहाँ देखते हैं कि इंसुलिन का अंदर जाना, दूसरा फिर ये जो है ग्लूकोज का अंदर आना। ग्लूकोज अंदर आएगा तो फिर ये आगे एनर्जी के लिए काम आएगा, यानी एक तरह से गेट पास का काम ये करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ये ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर शरीर को चलाते हैं, और इंसुलिन कैसे ग्लूकोज को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ग्लूकोज को अंदर जाने में, सेल के अंदर जाने में, घुसने में मदद करता है। ठीक है। तो इसके अलावा भी एक तो काम हो गया, इंसुलिन जो है एक तरह की चाबी की जैसे हम समझ सकते हैं कि जब ये रक्त में जैसे ही शुगर बढ़ेगी तो ये अपने आप जो है इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है। ये पेनक्रियाज की सेल को मैसेज मिल जाता है, तो वो जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। कौन सी सेल? बीटा सेल। और फिर यह जो सेल है मेम्ब्रेन पे प्रभाव डालता है जिससे ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में सेल के अंदर घुस जाता है, और ग्लूकोज फिर जो है सही तरह से एनर्जी के लिए उपयोग में आए, तो इसके लिए इसका देखभाल जो है इंसुलिन करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर ग्लूकोज को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा इंसुलिन का काम है कि पैनक्रियाज द्वारा पचाए गए भोजन की विभिन्न चीजों को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को ठिकाने लगाना, यानी उनको सेल और टिश्यूज में पहुंचाना, जिसके लिए वह निम्न तरीके से काम करता है। तो ये खाली सिर्फ जो है ग्लूकोज के लिए काम नहीं करता है, ये कुछ काम जो है प्रोटीन और फैट्स के लिए भी करता है।
ये देखिए फैटी एसिड वगैरह में यहाँ पर टिश्यू तक पहुंचाने के लिए फैटी एसिड को तो 60% इंसुलिन, टोटल इंसुलिन का 60% इंसुलिन पचाए हुए कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। खाने के तुरंत बाद रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन के प्रभाव से ही उस ग्लूकोज को लीवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में यानी कि बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया जाता है, जिस कहाँ पे ग्लूकोज लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि भोजन के काफी देर बाद जब भी शरीर को किसी भी सिस्टम को एनर्जी की जरूरत होगी तो यही ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में डाल दिया जाए। इंसुलिन के बिना सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा सकती है, क्योंकि सेल के ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स हैं जो बिना इंसुलिन के अपने दरवाजे को ग्लूकोज के लिए बंद रखती हैं, और ग्लूकोज के बिना सेल अपने कार्य नहीं कर सकती। हाँ, कठिन या भारी व्यायाम करने से ग्लूकोज सेल में जा सकती है। ऐसा कैसे होता है अभी तक पता नहीं लगा। और डायबिटीज का रोगी सख्त व्यायाम करने से अपने आप को ठीक रख सकता है एवं बिना दवाई के सेल को शक्ति दे सकता है। सैर यानी कि टहलने के साथ साथ दौड़ने कूदने से या दंड बैठक करने से डायबिटीज को काफी हद तक सुधारा या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा काम है जो है 60% इंसुलिन तो जो है ग्लूकोज को पचाने में मतलब सेल तक पहुंचाने में लग जाता है। दूसरा है पेनक्रियाज के ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाकर अमीनो एसिड के रूप में उन्हें बदल चुके होते हैं। उन अमीनो एसिड को सेल के अंदर तक पहुंचाने का काम भी इंसुलिन ही करता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के माध्यम से जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदला गया है उनको भी सेल के अंदर पहुंचाने का काम जो है इंसुलिन करता है। तो 25% इंसुलिन इस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। 60% किसने ले लिया? ग्लूकोज ने ले लिया। ग्लूकोज को काम करने के लिए इंसुलिन 60% इंसुलिन उसके काम आएगा, और 25% इंसुलिन जो है वह अमीनो एसिड को सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। और इंसुलिन के इसी कार्य से पुरानी टिश्यूज की मरम्मत होती है एवं नए टिश्यूज बनते हैं, क्योंकि सेल के अंदर अगर अमीनो एसिड नहीं जाएंगे तो सेल के जो है नए टिश्यूज नहीं बनेंगे, रिपेयरिंग का काम नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति के मसल कमजोर होते चले जाएंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी में मांसपेशियों की टिश्यूज में डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो उस बीमारी के उपचार में गुरुजी इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 10 पेन का उपयोग करते हैं, जिसके नतीजे कमाल के। ठीक है, अब बचा हमारा 10%। तो जो तीसरा 10% इंसुलिन है वह जो है फैट्स को, जिसे पेनक्रियास के लाइपेज नामक एंजाइम ने पचाया है, उसे सेल के अंदर जहां जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाने का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, 60% लग गया अपना ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में या उसको सेल के अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है। 25% इंसुलिन प्रोटीन के लिए हेल्प करेगा, और 10% इंसुलिन फैट्स को सेल के अंदर जहां जहां जरूरत है वहां पहुंचाने का कार्य करता है। तो एलएमएनटी में हम 10 पेन से इंसुलिन बनाने के लिए उकसाते हैं। यदि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो इस हार्मोन की कमी से आईडीडीएम यानी कि टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो जाती है। अगर व्यक्ति को लंबे समय तक डायबिटीज हो और उसका उचित उपचार ना मिले तो ग्लूकोज ना मिलने के कारण सेल फैट्स को जलाने लगती हैं या मसल्स में से प्रोटीन निकाल करके उसको जलाकर उससे एनर्जी बनाने लगती है। इससे आदमी का हुलिया मृत
शव जैसा शरीर, बहुत ही दुबला पतला और भेड़िए जैसी भूख एवं सदा प्यासा होता है। इस बीमारी में रक्त में तथा पेशाब में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। एलोपैथी में इस बीमारी को इंसुलिन की इंजेक्शन या गोलियों से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा इंसुलिन किस तरीके से कार्य करता है और डायबिटीज क्यों आती है। एक उसका संक्षिप्त परिचय आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है इंसुलिन के बारे में समझा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को नहीं, प्रोटीन को भी, फैट्स को भी और ग्लूकोज, इन सभी को जो है सेल के अंदर जाने में मदद करता है। उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो ग्लूकोज को करेगा, फिर जो है प्रोटीन को करेगा और फिर जो है फैट्स को करेगा। तो 60% इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लिए यूज होगा, 25% जो है वो प्रोटीन के लिए यूज होगा, जो भी पचाए गए अमीनो एसिड वगैरह हैं, और 10% जो है वो उपयोग होगा अपने फैट्स के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर भेजने के लिए। तो यहाँ पर हमने इंसुलिन को देखा। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन, क्योंकि यहाँ पर आज हम जो है इंसुलिन को कंप्लीट करेंगे, सॉरी पैनक्रियाज के बारे में जितनी भी ज्यादातर जो डिटेल हो सकती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फिर टारगेटली डायबिटीज को कवर अप करेंगे। तो एक बार पैनक्रियाज आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आगे की चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो ग्लूकागोन के बारे में हमने इंसुलिन के बारे में समझ लिया, अभी हम समझेंगे ग्लूकागोन। तो पैनक्रियाज का दूसरा मुख्य हार्मोन है ग्लूकागोन, जिसे पैनक्रियाज के अल्फा सेल बनाते हैं, और इंसुलिन को कौन बनाता है? बीटा सेल बनाता है। तो पैनक्रियाज का दूसरा मुख्य हार्मोन है ग्लूकागोन, जिसे पैनक्रियाज के अल्फा सेल बनाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है कि रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाना। तो जब भी ऐसा लगेगा कि शरीर में शुगर की मात्रा है, पैनक्रियाज को ये मैसेज मिलेगा, पैनक्रियाज ग्लूकागोन हार्मोन छोड़ेगा और फिर जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। वो किस तरीके से बढ़ाएंगे वो हम आगे समझते हैं। तो ग्लूकागोन का कार्य है जरूरत के अनुसार रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाना। यह हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स की सहायता से लीवर में पड़ा ग्लाइकोजन को निकालकर 250 ग्राम तक ग्लूकोज या शुगर बना सकता है, जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। यह इफेक्ट इंसुलिन के प्रभाव के अपोजिट यानी विरुद्ध है। अगर किसी को इंसुलिन की दवाई ज्यादा हो जाने के कारण अचानक शुगर बहुत ही कम हो जाए तो उसे डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसका इलाज ग्लूकागोन का इंजेक्शन लगाकर करते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन ही सेल से अधिक मात्रा में ग्लूकोज का उपयोग कराते हैं। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन उस अधिक शुगर को उठाकर सेल को तथा लीवर को सप्लाई करता है, और जब शरीर को एनर्जी की जरूरत हो तब ग्लूकागोन के प्रभाव से लीवर में स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इसीलिए भारी व्यायाम के समय दोनों हार्मोन साथ साथ काम करके मसल को एनर्जी देते हैं। तो इस तरह ग्लूकागोन अपने कार्य द्वारा रक्त में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल से नीचे जाने से बचाता है, और जबकि इंसुलिन मैकेनिज्म रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नॉर्मल से ज्यादा होने नहीं देता है ना। तो ग्लूकागोन क्या कर रहा है? कम शुगर होगी तो उसको बढ़ा देगा, और इंसुलिन क्या कर रहा है? ज्यादा शुगर होगी तो उसको कम कर देगा। यानी कि ये दोनों मिलके बैलेंस बना के रखते हैं। ग्लूकागोन रोगी को हाइपोग्लाइसीमिक कोमा या शुगर की कमी के कारण कन्वल्जन यानी कि झटके जैसे लग सकते हैं, होने से ये रक्षा करता है, और इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस या हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति से बचाता है। तो न्यूरोथेरेपी में एलएमएनटी में हम 4 पेन या 4 एडीआर से ग्लूकागोन बनाने के लिए उकसाते हैं। थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ लिया, ग्लूकागोन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सोमेटोस्टेटिन के बारे में। यह तीसरा एक मुख्य हार्मोन है जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनाया जाता है।
तो बीटा सेल बनाती है इंसुलिन, अल्फा सेल बनाती है ग्लूकागोन, और सोमेटोस्टेटिन जो कि डेल्टा सेल के द्वारा ये हार्मोन बनाया जाता है। पेनक्रियाज के डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन बनाते हैं। यही हार्मोन हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बने ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। सोमेटोस्टेटिन निम्न सभी हार्मोन को रोकता है। किस किस को रोकता है? इंसुलिन को रोकता है, ग्लूकागोन को रोकता है, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन को रोकता है, गैस्ट्रिन को रोकता है, गैस्ट्रिक जूस तथा सीसीके को भी रोकता है। तो जिनको ज्यादा एसिडिटी हो या ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है, उसमें हम टूपेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये रोशन विल्सन में 9th एडिशन बुक पेज नंबर 217 पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन निम्न हार्मोन्स को रोकता है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन, टीएसएच, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूस तथा सीजीके। तो जब भी रक्त में शुगर या अमीनो एसिड या फैट्स बढ़ जाते हैं, तब सोमेटोस्टेटिन निकलता है, और यह पेट, डियोडिनम तथा गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी यानी गति को रोकता है, एवं जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अन्य नलिका में निकलने वाले स्रावों का निकास तथा अवशोषण दोनों के समय को बढ़ा देता है, ताकि खाने को पचाने में कोई जल्दबाजी ना हो। टेबर डिक्शनरी में लिखा है कि कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि ट्यूमर जो हार्मोन बनाते हैं, उन्हें सोमेटोस्टेटिन रोकता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी अनचाही ग्रोथ, जैसे ट्यूमर, फाइब्रॉइड इत्यादि हो, उसे सोमेटोस्टेटिन खत्म कर सकता है। एलिमेंटी को इस ज्ञान से बहुत लाभ है। एलिमेंटी में हम सोमेटोस्टेटिन को उकसाने के लिए 2-पेन नामक पॉइंट देते हैं। देखा गया है कि जब हम 2-10 ट्रीटमेंट देते हैं, तो लाइपोमा एवं छोटे मोटे ट्यूमर कुछ ही उपचारों में खत्म होने लगते हैं। देश भर में ऐसे अनेक पेशेंटों पर साबित हुआ है। तो हमें यकीन हो गया कि 2-पेन से जो है सोमेटोस्टेटिन को उकसाया जा रहा है, क्योंकि 2-पेन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि किसी भी अनचाही ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा इसी उपचार से हम हर हार्मोन या ग्रंथि जो हाइपर यानी ज्यादा काम कर रही, उन्हें रोकते हैं। ओवर कैल्शियम यानी कैल्शियम का ज्यादा हो जाने से पेनक्रियाज बिगड़ जाता है। जिसे थायराइड भी देकर ठीक कर सकते हैं। ये गुरुजी की डायरी में लिखा हुआ था, ऐसा यहाँ पर बुक में मेंशन है। ओवर कैल्शियम यानी कैल्शियम का ज्यादा हो जाने से पेनक्रियाज बिगड़ता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि पेनक्रियाज का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। शरीर में पेनक्रियाज ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पचाने के लिए पाचक एंजाइम बनाता है। उन स्रावों द्वारा पचाया हुआ काइम इलियम द्वारा सोखकर रक्त में चला जाएगा। बाद में उसी का बनाया हुआ इंसुलिन इन सभी पोषण तत्वों को जगह जगह ठिकाने लगाता है और उन्हें सभी सेल तक पहुंचाता है, जो उनमें से उस दिन की जरूरत के अनुसार ले लेते हैं। जो कुछ बच जाता है वह लीवर में फिर स्टोर कर दिया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। पेनक्रियाज और कैंसर, इनका क्या रिलेशन है वो हम थोड़ा देखते हैं। ये न्यूरोथेरेपी के हिसाब से भी है। तो सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को रोकता है। सो टू पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट के उपचार से हमें कैंसर के इलाज करने में, उपचार करने में बहुत सहायता मिलती है। कारण कैंसर के सेल को इंसुलिन से बनाया हुआ या पहुंचाया हुआ ग्लूकोज, प्रोटीन या फैटी एसिड मिलने बंद हो जाएंगे, जिससे उनका फैलाव या बढ़ना रुक जाएगा। न्यूरोथेरेपी कहती है कि कैंसर का होना ट्रोफोब्लास्ट और एस्ट्रोजन की मिलीभगत से होता है। जो कैंसर होता है वह ट्रोफोब्लास्ट और एस्ट्रोजन की मिलीभगत से होता है, ऐसा न्यूरोथेरेपी का कहना है। तो हम 2-10 नामक
अपने उपचार द्वारा सोमेटोस्टेटिन को उकसाकर ट्रोफोब्लास्ट सेल को खत्म कर देते हैं और उस उपचार द्वारा जो भी सेल्स हाइपर एक्टिव हैं उनकी एक्टिविटी यानी कार्य को रोक दिया जाता है। तो अगर सोमेटोस्टेटिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना तो शरीर में फाइब्रॉइड, लाइपोमा, सिस्ट या ट्यूमर बढ़ने लगेंगे जो कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। या कोई ग्रंथि हाइपर हो सकती है यानी ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है जिससे अन्य बीमारियां या लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने समझा पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास की सारी डिटेल पढ़ी, उसके हमने हार्मोन्स, एंजाइम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायबिटीज के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। तो डायबिटीज, क्योंकि यहाँ से आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि इंसुलिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है। तो आगे जो अगले लेक्चर में बीमारी को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्रद्धां मेधां यशा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि मे हव्यवाहना। ओम शांति 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 ही। सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार, धन्यवाद। क्लास से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हो या आपका जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वह आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।